हाँ जी भैया, हमने लास्ट टर्न पे क्या डिस्कस किया था, आपको याद है? हमने पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया था और मैंने आपको एक बताया था कि प्रेशर पे क्वेश्चन आया था ना बच्चों? पार्शियल प्रेशर पर क्वेश्चन आया था एग्जाम। ये रहा नीट में, जो अभी नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो आपके सामने है बच्चों, ठीक है ना? नीट जो 2020 में क्वेश्चन आया था वो आपके सामने। तो मैंने कल बोला था कि बेटा आप इसको घर पे करना, है ना, और मुझे बताना। तो बच्चे हैं जिनका आंसर आया था, ये दो बच्चे कौन से हैं आपको पता है? एक तो देव और एक कीर्ति प्रोहित। इन दो बच्चों ने ही सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन मुझे भेजा था, है ना? बेटा अगर आपको हमने बोला है कि बेटा ये होमवर्क करना है तो आपको कम से कम एक करना चाहिए ना। आप समझे मेरी बात? समझ लो ना? चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 आर्गन। ठीक है, ऐसा कह रहा है आप लोगों, है ना? इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द is 27 bar, then partial pressure of nitrogen is, ऐसा आप लोगों को इसने बोला है बच्चों, ठीक है ना? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये हमें निकालना बच्चों, ठीक है ना? तो हम कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे ना? बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको कितने ग्राम नाइट्रोजन दे रखी है? 7 ग्राम। 7/28 यानी 1/4, 0.25 आ गया। आ गया बच्चों? अच्छा, मोल्स ऑफ ऑर्गन कितने आपको? 8 ग्राम दे रखा है। एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? एटॉमिक मास कितना होता है आर्गन का, बताओ? 40 होता है बच्चों। इसका कितना आ गया? 0.2 आ गया। आ गया बच्चों आपके सामने। तो मोल्स आ गए। अब आपको देखो बच्चों क्या करना है, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ना बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है ना? तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन के मोल्स कितने? 0.25। टोटल मोल कितने हो गए? 0.25 प्लस 0.20। और टोटल प्रेशर कितना है? 27। आप इसको सोल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों? बोलो। सोल्व करने पर आंसर क्या आता है बताओ बच्चों? सोल्व करने पर आंसर क्या आता है? 15 बार आया था। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये अभी रिसेंट ही एग्जाम में आया था। क्वेश्चन अभी रिसेंट ही, है ना, ये एग्जाम आया था बेटा, ठीक है? अब आप देख लो बेटा क्वेश्चन क्या लेवल आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेंगे ना बच्चों, आप सिलेक्ट हो जाओगे। आप सिर्फ 2 साल मुझे दे दो, मैं आपको केमिस्ट्री में एकदम परफेक्ट बना दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है ना? बेटा देखो, आपने जो ड्रीम लिया है ना वो आपका ड्रीम है ना, वो मेरा है ना आपका पेरेंट्स का है। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है ना? समझ रही है आप मेरी बात, समझ रहे हो ना? और बेटा अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है सेलेक्ट होने का, है ना? क्योंकि जो हालात है ना, उस हालात में कंट्री के 20 to 25% स्टूडेंट ही पढ़ पा रहे हैं, बाकी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ा कर लो बेटा, है ना? मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपको, है ना? क्योंकि ये आपके लाइफ को बदल देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? आगे चले बच्चों? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों। 64 ग्राम SO2 गैस प्रेजेंट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन
in a container. If total pressure in container is 12 atm, then find partial pressure of SO2 and O2. बताओ बच्चों, आपको पार्शियल प्रेशर बताना है SO2 एंड O2 का। सल्फर का एटॉमिक मास पता है बच्चों? सल्फर का एटॉमिक मास पता है क्या आप लोगों को? कितना होता है पता है क्या? 32 होता है ना? तो देखो बच्चों कैसे करेंगे अपन, सुनिए। सबसे पहले अपने को मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। देखिए मोल्स ऑफ SO2 कितने हो गए सर? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? देखो बच्चों 32 प्लस 16 इंटू 2 64 आ गया। 64 अपॉन 64 1 आ गया। अब आप देख लीजिए बच्चों, है ना? आपको वेरी गुड लक्षित लेवांस भार्गव। आप देखिए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ना? जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया वो काम आ रहा है ना? वेरी गुड राहुल। फिर देखो बच्चों, मोल्स ऑफ O2 कितना है? 64 अपॉन 32, ये 2 आगे बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना प्रेशर ऑफ SO2, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है, ये 12 है। तो ये हो गया बच्चों आपका कितना? ये हो गया 4 atm, ठीक है। एंड O2 का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 इंटू 12, 8 atm हो गया। आता है समझ में? समझ में आता है बच्चों? ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 14 gram nitrogen present with 32 gram of oxygen and total pressure of this gaseous mixture is 18 atm. Then calculate ratio of partial pressure of N2 to O2. अब देखो बच्चों, इसने पार्शियल प्रेशर का रेशियो पूछा है। आपको याद है क्या? पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है। क्या याद है आपको? पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड बेटा। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। देखो बच्चों, ये रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, ऑफ एनी टू गैसेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल्स, है ना, मोल्स और मोल फ्रैक्शन। क्या मैंने ये बात आपको समझाई थी? वेरी गुड लक्षित, वेल डन बेटा। तो देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ। मोल्स ऑफ N2 क्या हो गया? 14 अपॉन 28, दैट इज 0.5। मोल्स ऑफ O2 32 अपॉन 32, ये आगे 1। अब आपको पता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है ना, वो मोल्स के रेशियो के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 0.5 अपॉन 1, यानी आप क्या कह सकते हो? 1/2 कह सकते, है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा यार बताओ, है ना? तो समझ में आ गया आपको? एक बात तो दिमाग में बैठ गई होगी कि अब देखो बच्चों, जो चैप्टर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था उसका अब यूज जो आ रहा है वो समझ रहे हो आप? यूज समझ रहे हो आप? तो बेटा ऐसा ध्यान रखना, हर आगे वाले चैप्टर में ऐसी चीजें काम आएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे वो आगे आयनिक में काम आएगी। मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट की ये चीजें हैं कि जो आप अभी सीख रहे हो ना वो आगे तक काम आएगी आपकी। ऐसे नहीं फर्स्ट चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा तो अगला चैप्टर आ जाएगा, नहीं होगा। आपको चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब आगे, तो अपन एक नया टॉपिक लेते हैं बच्चों। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये अपन ले रहे हैं बच्चों। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो ये किसने दिया था? ये दिया था बच्चों गुल्डबर्ग एंड वागे ने, ठीक है। गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था। अब देखो बेटा इसका जो रूल है ना वो बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप इसको समझ लेना। एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं तो मुझे रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा लेनी पड़ेगी या कम लेनी पड़ेगी बताओ? मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो मुझे रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? ज्यादा लेना पड़ेगा ना। मतलब जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतनी ज्यादा
आपके बोलो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बोलो बच्चों बढ़ेगा ना। अपनी कंट्री में अगर मैं आपसे बोलूं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, वागे बेटा WAAGE, अगर हमारी कंट्री में हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल अगर ज्यादा आएगा तो अपना आप ही बढ़ जाएगा ना, बोलो रॉ मटेरियल जो वैक्सीन के लिए रिक्वायर्ड है वो जितना ज्यादा आएगा अपना आप बढ़ जाएगा ना बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो इसने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला था, क्या ये क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू multiplication of active mass को मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, विद पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बच्चों ये मैंने जो चीज लिखी है ना, ये सारी की सारी चीज मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको अपन अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सुनिए, सपोज मेरे पास ये कोई रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, ये है बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल आर बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन की जो रेट है ना, वो एक की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। आप जितना ज्यादा ए मिलाओगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बेटा, जितना ज्यादा ए मिलाओगे प्रोडक्ट उतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा क्या, बोलो। अब देखो बेटा, मान लो मैंने ये ले लिया, मैंने ऐसा बोला कि मैंने ऐसे ले लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने दो दो ए ले लिए, अब इसको कैसे समझते हैं अपन, एक ए के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं और दूसरे ए के लिए भी मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो बच्चों बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन आई, क्या वो ए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या। अब समझ में आ गया बच्चों, अब बात समझ में आई, ए इंटू ए। अरे बेटा समझ में आया क्या, मैंने जो बोला वो आपके दिमाग में बैठी क्या बात। देखो, मान लो अगर मैं ऐसा कहता हूं, मैंने बोला कि एक एग्जांपल मैंने ये लिया, 2A प्लस बी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा कह सकता हूं, बोलो बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं ए के लिए स्क्वायर एंड रेट ऑफ रिएक्शन बी के पावर 1। तो बताओ, अगर मैं नेट रेट ऑफ रिएक्शन देखूं, नेट रेट ऑफ रिएक्शन देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एक का स्क्वायर इंटू बी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं। ये बात आपके भेजे में बैठी क्या, ये बात आपके भेजे में बैठी क्या बेटा। कीवर सचदेव बेटा, एक बार आप इसको समझो, मैं सारी बातें बता दूंगा, एक बार आप इसका लॉजिक समझो। इतना सबको समझ में आता है, इतना सबको समझ में आता है। अब एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये ब्रिकेट के अंदर जो लिख रखा है ना, वो एक्टिव मास है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मोलरिटी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, मोलरिटी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, याद करो, पढ़ाई थी ना, मोलरिटी पढ़ाई थी ना, याद है क्या, पढ़ाई थी। और जो बच्चे अभी नए हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, एक दो दिन के अंदर ही वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विद पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आपको दिख रहा है पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो बच्चों ए की पावर 2, क्या ये आप लोगों को समझ में आया, क्या ये आप लोगों को समझ में आया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, सपोज मेरे पास कोई ऐसा हो,
2A 4B, ठीक है, और इससे मान लीजिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो बताओ बच्चों, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बता सकते हैं आप? इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? देखो बेटा, समझ में आया? एक का स्क्वायर एंड बी की पावर 4, ऐसा आ जाएगा। बस सिंपल है। आ गया बेटा? प्लस नहीं बेटा, प्लस नहीं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन, एक बात हो बेटा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है क्या? कोई कांस्टेंट आता है? मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट लिखा बच्चों, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कांस्टेंट लिखा। अभी अपन ने किसको डिस्कस किया? अपन रेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो के है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो रेट को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया रेट कांस्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों ये बात समझ में आई क्या? बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर अपन। 2A प्लस बी, ये प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, ठीक है। कहता है कि इफ concentration of A is doubled and concentration of B remains constant, then find new rate of reaction with respect to initial, ठीक है। ये आपको बताना बच्चों, आपने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, बी की कॉन्सेंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, तो अब न्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन हो वो क्या आ जाएगी? वेरी गुड, वेरी गुड राहुल फ्लोदिया, कुणाल शर्मा। देखो बेटा, अब इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सुनो बेटा, मैंने पहले लिख लिया R1, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? रेट लो ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसके लिए? बोलो, इसका रेट लो ऐसे ही आएगा क्या? पहले तो ये बताओ, इसका रेट लो ऐसे ही आएगा क्या? अब देखो बेटा सुनो, आपने क्या किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। किसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया बच्चों, बताओ? ए को ना, तो ए को मैं 2A लिख दूं क्या? ऐसा कर दूं बच्चों? मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मान लो पहले कॉन्सेंट्रेशन ए थी, अब 2A हो गई। तो अब बताओ बच्चों, मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये ऐसा आ गया क्या? इसको सोल्व करने पर ये ऐसा आ गया क्या? आ गया। अब बताओ, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या मैं R1 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इस पूरे की जगह R1 लिख सकता हूं क्या? के एक का स्क्वायर इंटू बी, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, तो बच्चों बताओ R2 क्या आ जाएगा? 4 इंटू R1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है जो पहले की कितने हो गई? 4 टाइम्स हो गई। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? बच्चों समझ में आया क्या? और करते हैं बेटा इसको क्वेश्चन, रुको, और करते हैं। देखो मैं और करवाता हूँ क्वेश्चन, इधर देखो बेटा सुनो। 2A 3B ये प्रोडक्ट है बच्चा, ठीक है। अब क्या कहता है कि इफ concentration of A is doubled and concentration of B is tripled, then find out new rate of reaction with respect to
इनिशियल। बताओ बच्चों। बेटा बीच में मैंने खुद को म्यूट किया, कोई फोन आ गया था इसलिए, ठीक है ना। हाँ भैया देखो, दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा सबसे। हर्षिता राठौड़, ऋषिता राठौड़ हो गया बेटा। पूर्व तंवर, तंवर साहब हो गया। पूर्व तंवर, तंवर साहब बोलो बेटा। पूर्व तंवर हो गया। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो R1 के, एक का स्क्वायर बी का क्यूब, फिर R2 में क्या करना है, ए को तो डबल कर दो तो 2a, बी को ट्रिपल कर दो, कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर तो बच्चों 4 आ जाएगा बाहर, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, बाकी आपका ये रह गया बेटा। तो आप बताओ मुझे कितना हो गया, 108 आ गया। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा। एंड नेक्स्ट देखो, जैसे आपका कंसंट्रेशन का गेम है ना, वैसे वैसे प्रेशर का गेम है। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर काम में ले लो, है ना। इसको देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या क्या लिख सकते हैं कि देखो कैसे, प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। पी ए मतलब प्रेशर ऑफ ए, पी बी, पी के कदमों में बी, पी के फुट में लिखा ना मैंने बी, तो प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी। समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, अब आपने क्या किया, इसको R1 बोल दो, R2 क्या हो जाएगा, आपने इनका प्रेशर डबल कर दिया, तो डबल करते देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2pa का स्क्वायर, है ना, फिर 2pb एंड 2pc। सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 16 इंटू के, ये आ जाएगा बच्चों आपका pa स्क्वायर pb एंड pc। 16 ऑफ R1। बच्चों मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा अपन, देखो बेटा सुनो, अब जो अपन टॉपिक स्टार्ट वो क्या है,
वो देखो बेटा अपन डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। यहां से एग्जैक्टली एक तरह से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जानते हो बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जानते हैं आप? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जानते हैं क्या? आप में से कोई बच्चा बताएगा? जो बोलना चाहता है वो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट, देखिए बेटा एक इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ आपको दिखाता हूं बेटा। देखो ये इक्विलिब्रियम है क्या? ये इक्विलिब्रियम है क्या बेटा? देखो बोट के अंदर वाटर आ रहा है और वो उतना उतना वाटर वापस बाहर निकाल रहा है, जितना वाटर अंदर आया उतना उसने बाहर निकाल दिया। क्या ये इक्विलिब्रियम है? ये इक्विलिब्रियम है बेटा? बोलो है। ठीक है चलो अब देखो ये इक्विलिब्रियम है क्या? देखो दोनों पीछे हो रहे हैं और फिर दोनों आगे हो रहे हैं, फिर पीछे हो रहे हैं, फिर आगे हो रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम है बेटा ये? ठीक है ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन गड़बड़ा गया, गिर गया बेचारा, है ना। अगर ये नहीं गिरता तो इक्विलिब्रियम होता ना, अगर ये चलता रहता इस पे ट्रेड मिल पे तो इक्विलिब्रियम होता, है ना। ये तो आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम है बेटा? है ठीक है इक्विलिब्रियम है। ये बोलो ये इक्विलिब्रियम है? देखो दोनों साइड जो है वो एकदम बैलेंस कंडीशन इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना। है बेटा? ये बात समझ में आई? पहले डायग्राम से कुछ समझ में आया? डायग्राम से कुछ समझ में आया बच्चों? अब देखो इस डायग्राम को देखना, देखो दो चिंटी है, देखो दोनों चिंटी ने क्या किया, एक एक पार्टिकल उठाया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। आप इसको थोड़ा बहुत ढंग से देखो, आपको बहुत चीजें समझ में आई। दोनों चिंटी ने एक एक पार्टिकल उठाया, दोनों अपोजिट जा रही है और वहां ले जाके इसने रख दिया, ये देखो रख दिया। अब ये वापस चल पड़ी, ठीक है दिख रहा है। दोनों सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक फॉरवर्ड चल रही है एक बैकवर्ड चल रही है। देखो बेटा इस डायग्राम में बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। अब देखो इसने वापस एक पार्टिकल उठाया, अपने पीछे रखा और चल पड़ी। तो एक बार बताओ बच्चों, ये जो दोनों तरफ जो इसने स्टैक लगा रखा है, जो ढेर बना रखा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, इनके साइज में कोई चेंज आएगा क्या? इनके साइज में कोई चेंज आएगा? इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। क्या ये आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? इस डायग्राम से समझ पा रहे हो बच्चों? ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? इधर से एक पार्टिकल इसने लेकर आई तो उधर से वो वहां ले जाके रख रही है, तो दोनों तरफ जो स्टेक है ना वो चेंज होगा नहीं। बच्चों समझ में आया? वेरी गुड। अब बताओ ये स्टैटिक है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है? बताओ ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? ये डायनेमिक है, दोनों चल रहे हैं। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना बेटा, डायनेमिक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। चलो एक बार अपन चलते हैं वापस, अपन वापस आएंगे इन डायग्राम पे। देखो सुनो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या बोलते हैं। देखो बेटा मैं क्या कहता हूं, सपोज मेरे पास ये एक इस तरह का एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है ये ऐसा एक इक्विलिब्रियम है। तो क्या मैंने बोला कि एक तो है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है बैकवर्ड रिएक्शन, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन एक है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये इधर जा रही है बेटा इस तरफ,
इसको मैंने बोला आर एफ, और ये बैकवर्ड इधर जा रही है, इसको मैंने बोला आर बी। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो आर एफ और आर बी है, अगर उन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए तो वो कौन सी स्टेट होगी? आर एफ और आर बी दोनों की स्पीड, आपने चींटियों को देखा होगा, दोनों जा रही थी एक स्पीड से, वो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी क्या? वो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। अब देखो बेटा सुनो, अभी आपने एक थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था बच्चों, याद है क्या? लोमा पढ़ा था, लोमा पढ़ा था क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन, याद करो, पढ़ा था ना? अब देखो बेटा, लोमा अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना? मैंने लोमा लगाया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं लोमा ऐसे लगा सकता हूं क्या? बताओ, मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों। फॉरवर्ड के लिए यही तो है ना, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट आर ही तो है ना। और इधर देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, मैं कह सकता हूं आर बैकवर्ड, ये हो गया है क्या बच्चों? पहले ये दोनों समझ में आई, ये दोनों चीजें समझ में आई क्या नवाबों? बेटा बोला करो यार, आप रेस्पॉन्स नहीं देते ना, अच्छा नहीं लगता, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ आएगा के एफ, है ना, और यहाँ आ गया के बी। ठीक है, ये के एफ के बी समझ रहे हो? के एफ है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना? के एफ है, मैं लिख दूंगा बाद में, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास, मैं ऐसा बोलता हूं इनिशियल स्टेट की बात अगर अपन करें, तो इनिशियल स्टेट में एक चीज बताइए मुझे, इनिशियल स्टेट में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा? बताओ, और जो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा, होगा क्या? जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं ना? रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं क्या बेटा? बोलो तो सही, है ना? अब देखो, अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं ये भी कह सकता हूं कि फिर आर एफ क्या होगा? मैक्सिमम, और आर बी क्या होगा? मिनिमम। ठीक है ना? जब आर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आर एफ भी ज्यादा आएगा, आएगा। पी की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आर बी कम आएगा ना? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? बैठी बेटा? अब देखो, अब जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा, तो मुझे बताओ, टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी क्या? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी क्या? और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्या? अरे बोलो बच्चों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो आर एफ कम होगा, और आर बी बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखो ऐसे सोचो, ये दो हाथ है, एक ऊपर है एक नीचे, अभी ये ज्यादा है ये कम है, अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और एक ऐसी स्टेट आएगी कि दोनों की रेट बराबर हो जाएगी क्या? आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ले लो, समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे बेटा समझ रहे हो क्या? देखो ऐसे ले लो बेटा, आप दोनों हाथ, एक को ऊपर एक को नीचे, ये अभी ज्यादा है ये कम है, अब ज्यादा वाला कम होगा, कम वाला ज्यादा होगा, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलो, ऐसे ऐसे, तो क्या एक ऐसी स्टेट आई कि दोनों की बराबर होगी? ये कौन सी स्टेट है? ये कौन सी स्टेट है? ये कौन सी स्टेट है? ये मैं जैसे यहां पहुंचा, ये कौन सी स्टेट आ गई? अब बताओ, एक ही लेवल पर आते ही इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, आ गई क्या? आ गई बच्चों?
इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में आई? तो देखो बेटा अपन क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप देखो बेटा आर एफ आपका डिक्रीज होता गया, आर भी बढ़ता गया, है ना। और अपन क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे कि एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होगा कि आर एफ और आर बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसे बच्चों ये इक्वल हो जाएंगे, इसी स्टेट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? किसी को दिक्कत है? आयुष मीणा समझ में आई बेटा? आयुष मीणा, संयम शर्मा, कीर्ति पुरोहित, अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? आयुष मीणा समझ में आया कुछ? ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मेरी बात को आप गौर फरमाइएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट कितनी होगी बच्चों, फिर बताओ? तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। देखो आप 10 से इधर जा रहे थे तो +10, तो अपोजिट होगा -10, नेट 0 आ जाएगी क्या? आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक साइड अगर आपने प्लस लिया दूसरी साइड माइनस लेते हो, दोनों की स्पीड अगर सिमिलर है तो नेट स्पीड कितनी आ जाती है? नेट स्पीड कितनी आ जाती है? नेट स्पीड 0 आ जाएगी। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? क्या पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है भैया, अब बताओ बच्चों, जब मैंने ऐसा बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों साइड की इक्वल हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, याद है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो ये लिखा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रेट सिमिलर होगी तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी सिमिलर होगी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो भी क्या होगी? सिमिलर होगी। होगी क्या? बोलो बच्चों, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? क्या बोल सकता हूं? देखो बेटा मैं सुनो, मैं ऐसा बोलूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो क्या ये बात सही है? ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? बेटा समझ में आई क्या है? अरे समझ में आई क्या बच्चों? ठीक है, अब बताओ, जब दोनों तरफ चेंज आपका इक्वल आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो, आपने अभी देखा था वो चिंटी वाला एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी? बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी? ये ध्यान रखना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है या इक्वल हो रही है? कांस्टेंट हो रही है, देखो बच्चों, हो रही है ना, हो रही है। इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है कि अगर आपके क्या हो, 50% डिसोसिएशन हो, मतलब 50% रिएक्शन हो, 50 इधर 50 इधर, तभी हो सकती है ना इक्वल। तो बाकी सारी कंडीशन में तो क्या होगा? तो समझ पा रहे हो मेरी बात?
दोनों एक ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आप इसको बोलिए 10 घंटे तक देखते रहना, ये जो साइज है आपका चेंज नहीं होगा, है ना। तो आपको मैं इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। देखो मैं ऐसा लिखता हूं, क्या concentration of reactants and products, है ना, ये क्या हो जाती है, becomes constant with time। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, चलो इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास ये बेटा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने इधर टाइम लिख दिया बच्चों, ठीक है, और इधर मैंने मान लो इसकी ले लिए 100 मोल, इसके ले लिए 0 मोल, ठीक है। 0 सेकंड पर कुछ भी नहीं गया, है ना। अब देखो बेटा मैं कहता हूं कि 1 सेकंड पर, ठीक है, 1 सेकंड पर इधर से 10 मोल उधर जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, 10 मोल उस साइड जा रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा, लेकिन उधर से तो कुछ नहीं आएगा ना, अरे उधर से अभी तो कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं ना। अरे रिएक्टेंट साइड 100 मोल है, प्रोडक्ट साइड 0 है, तो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड तो जा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड कुछ नहीं आएगा ना अभी तो। अरे अभी तो कुछ नहीं आएगा ना। अब सोचो, इधर से 10 मोल चले गए तो इधर 90 रह गए क्या, और इधर 10 हो गए क्या, बोलो बच्चों समझ में आया। इधर से 10 चले गए तो इधर 90 रह गए, उधर 10, क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ, अगर 100 पे बच्चों 10 जा रहा है, 100 पे 10 जा रहे हैं, तो 10 पे कितना गया, 100 में से 10 चले गए तो 10 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा ना। 100 में से 10 जाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा। तो अब देखो बेटा 2 सेकंड पर क्या हुआ, इधर से मान लो मैं कहता हूं कि 9 गया, अब उधर से 1 आ सकता है, ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। इधर से अब 9 गया, उधर से 1 आया, तो 9 और 1 डिफरेंस बताओ, 9 और 1 कितने का डिफरेंस, टोटल 8 का डिफरेंस हुआ ना। भाई आप ऐसे सोचो, किसी को आपने 9 रुपए दिए और 1 रुपया वापस ले लिया, 9 रुपए दिए और 1 रुपया वापस ले लिया, तो ओवरऑल कितने रुपए दिए आपने उसको, 9 रुपीज दिए और 1 रुपीज वापस ले लिया, तो कितने दिए, 8 रुपीज दिए। इसका मतलब अब इधर क्या हो गया, 82, इधर क्या हो गया, 18 हो गया क्या, इधर 82 उधर 18 हो गया क्या। देखो बेटा सम 100 आता रहेगा, 100 प्लस 0 90 प्लस 10 82 प्लस 18, फिर आओ बेटा देखो 3 सेकंड पर देखो, मैं कहता हूं इधर से 8 जाए और उधर से 2 जाए, 2 आ जाए, तो 8 और 2 डिफरेंस कितने का आया बताओ, ओवरऑल डिफरेंस कितने का आया, 6 का ना। तो इधर कितना हो गया 76, इधर 24 हो गया क्या, समझ में आया। अब देखो मैं कहता हूं 4 सेकंड पर इधर से जाए 7, उधर से आए 3, अब बताओ 7 और 3 कितने का डिफरेंस आया, 7 रुपीज दिए 3 रुपीज लिए, 4 का डिफरेंस, इधर कितने हो गए 72, इधर 28 हो गया बेटा। अब देखो 5 सेकंड पर इधर से गया 6, इधर से आया 4, तो कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस, 70 और 30। फिर देखो मैं कहता हूं 6 सेकंड पर इधर से गया 5 और उधर से भी अब आया 5। अब बताओ बच्चों क्या हो गया, इधर से भी 5 गया और उधर से भी 5, अब चेंज कितना हो गया 0। और अब जैसे ही मैं बोलूंगा, मैं बोलूं भैया मुझे वो समय आ गया मेरी जिंदगी का, कौन सा समय आ गया, ये कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई क्या, आ गई बच्चों। सूफिया खान समझ में आया बेटा, सूफिया खान, सारा खान समझ में आया, सूफिया खान सारा खान समझ में आ रहा है क्या। चलो अब देखो बेटा अब क्या होगा, अब 7 सेकंड पर
फिर 5 गया, 5 आया, है ना। फिर 8 सेकंड पे भी क्या होगा, इधर से 5 गया, ठीक है, फिर 5 आया। बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई क्या। अब उस इस एग्जांपल को चींटी वाले एग्जांपल से आप कोरिलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। चींटी वाले एग्जांपल से कोरिलेट करोगे, समझ में आ जाएगा। आ रहा है। अब देखो बेटा, आपने क्या देखा, देखो रिएक्टेंट की रेट पहले ज्यादा थी ना। देखो पहले 10 जा रहे थे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, फिर 5, 5, 5 कांस्टेंट हो गया। यानी मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते कांस्टेंट हुआ है क्या, हुआ है क्या। हाँ भी ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसा ही चलता जाएगा। अब देखो आप में से कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि सर ये इस तरह से कर देता हूं, इधर से जाए 4, ठीक है, फिर इधर से जाए 3, फिर इधर से जाए 2, फिर इधर से जाए 1, और फिर इधर से जाए 0। क्या ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है क्या, ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है क्या। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों। जीरो जाने का मतलब क्या हो गया, जीरो जाने का मतलब क्या हो गया, जीरो जाने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई ना, रिएक्शन स्टॉप हो गई ना। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होती है, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होती है, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड होती है। तो क्या ऐसी स्टेट आएगी आपके सामने कि 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 खत्म। ऐसा कभी नहीं आएगा बेटा, ऐसा कभी नहीं आएगा। ये किस में आ सकता था, ये किस में आ सकता था, अगर ये रिएक्शन कौन सी होती, अगर ये रिएक्शन कौन सी होती, ये कौन सी रिएक्शन होती, इरिवर्सिबल होती तो आ जाता। बच्चों समझ में आ गया, अरे बेटा समझ में आ गया, ये वाली स्टेट नहीं आएगी। क्लियर है क्या बात। अब बताओ बच्चों, प्रोडक्ट की रेट देखो क्या हो रही है, जीरो से बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फिर एक स्टेट पे आके क्या हो गई, आर एफ और आर बी इक्वल होगी क्या। यहाँ देखो बच्चों, आर एफ एंड आर बी इक्वल हो गई क्या। देखो 5, 5, फिर 5, 5। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखो बेटा, अपन इसको ग्राफ से इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। अपन अब इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। बेटा सुनना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इधर मैं ले रहा हूं बेटा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ बच्चों, रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर की, इधर मैंने ले लिया टाइम, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी बेटा, वो इनिशियल स्टेट में तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, और फिर डिक्रीज होती जाएगी ना, फिर डिक्रीज होगी क्या बच्चों, फिर डिक्रीज होगी क्या, कैसे। देखो ये मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम थी, ये डिक्रीज हो रही है बेटा ऐसे, डिक्रीज होते 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 मान लीजिए यहाँ आके ये कांस्टेंट हो गई। क्या ये ग्राफ समझ में आया जो मैंने इस तरह से बनाया, ये बात समझ में आई, बोलो। ये बात आपके समझ में आई क्या। अरे बच्चों समझ में आई, ये बात मैंने बोली आर के लिए। अब बताओ प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए देखो क्या होगा, बढ़ेगी, बढ़ते 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 इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। बच्चों समझ में आई बात, अरे बेटा समझ में आया। और ये वाला जो पॉइंट है ना, क्या इस पॉइंट पर इन दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होगी क्या, आर एफ और आर बी दोनों बराबर होगी क्या। ये बराबर होगी, बोलो। श्लोक आहूजा समझ में आई बात, श्लोक आहूजा समझ में आई क्या बात। बेटा ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, समझ में आया क्या, ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, समझ में आया क्या।
देखो मैक्सिमम से धीरे धीरे कम होते होते फिर कांस्टेंट, बढ़ते 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 फिर कांस्टेंट। समान आप देखो ना बच्चों, पहले 10 जा रहा था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 5 5 5 कांस्टेंट। पहले 0 था, है बच्चों। 0 0 से बढ़ रही है बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5 पे आके कांस्टेंट हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? यानी ये वाली जो स्टेट है, इस स्टेट को मैं इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूं क्या? यानी ये वाली जो स्टेट है, क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। सबको क्लियर है ना ये बात? ठीक है, चलो बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि जब मैं कैटलिस्ट ले लूं, अगर मैं कैटलिस्ट ले लूं, तो आप बताओ बच्चों, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है ना। स्पीड अगर बढ़ गई, स्पीड अगर बढ़ गई, तो आप मुझे एक बात बताओ, वो इक्विलिब्रियम इससे जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, या इसके बाद एस्टेब्लिश होगा? टाइम कम लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा? जल्दी हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, कम टाइम हो जाएगा ना। आप एक बात बताओ, जैसे सपोज आपने बोला कि आप कहीं कहीं पर जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, है ना, और कहीं पर आप बाइक से जा रहे हो, तो बाइक की स्पीड साइकिल से तो ज्यादा ही होती है ना। बाइक की स्पीड साइकिल से तो ज्यादा ही होती है। तो आप उस जगह पर किससे जल्दी पहुंचोगे? उस जगह पर किससे जल्दी पहुंचोगे, साइकिल से या बाइक से? बाइक से ना। तो अब जैसे अगर मैंने कैटलिस्ट लिया बच्चों, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? देखो, स्टार्ट तो वहीं से है ना। ये देखो बेटा, ऐसे चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो टाइम है ना, वो टाइम कम लगेगा बच्चों। अब जो टाइम है ना, वो कम लगेगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो बेटा सुनो, अब ये इक्विलिब्रियम इस टाइम पर आपका एस्टेब्लिश हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? समझ में आया क्या? अरे बेटा समझ में आया क्या? यानी ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है, वो मैंने कब बनाया है? ये बनाया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और ये मैंने बनाया है कब? विदाउट कैटलिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या इसने इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज किया क्या? स्टेट तो वही है ना, स्पीड तो वही आ रही है 5 5। अरे जगह तो वही है ना, टाइम कम लगा है। आप मान लीजिए, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आप बीबीएस के स्टूडेंट हो, सपोज बीबीएस या सोफिया के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप घर से निकले साइकिल के थ्रू, बीबीएस से पहुंचे, और बाइक से निकले तो भी बीबीएस पहुंचे। ऐसा तो नहीं है कि बीबीएस से आगे पहुंच गए, या सोफिया वाले बीबीएस पहुंच गए, बीबीएस वाले सोफिया पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हम्म। अरे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा क्या? क्या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा क्या? हाँ, हुआ तो नहीं है। चाहते तो बहुत है होना वैसे, है ना, कि ऐसा हो जाए, बीबीएस वाले सोफिया पहुंच जाए, सोफिया वाले बीबीएस पहुंच जाए, है ना। बच्चों समझ में आ गया? बेटा ये समझ में आया ग्राफ? ये ग्राफ समझ में आया? उसी वर्मा समझ में नहीं आया ग्राफ? उसी वर्मा ग्राफ समझ में नहीं आया क्या? नहीं, यस सर किसके लिए? हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ था, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेशन की ग्राफ की। मैं अब जो ग्राफ ले रहा हूं वो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ले रहा हूं। एक बात बताओ, अब मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इधर ले रहा हूं टाइम। वो क्या रहा बच्चों, दिख रहा है? आप इस एग्जांपल में देखिए, 100 से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते होते कहां पे आके कांस्टेंट होगी? बताओ, 100 से डिक्रीज होते होते कहां पे आके कांस्टेंट होगी? 70 पे। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? 0 से बढ़ते बढ़ते कहां पे आके कांस्टेंट हो गई?
30 पे ना। तो अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? इसका देखो इस तरह का डायग्राम बन सकता है क्या? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा क्या कि यहाँ ये मान लो 100 था, ये घटते घटते यहाँ पर आकर कांस्टेंट होगी होगी के बाद ये चल रहा है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ये डिक्रीज होते होते यहाँ पर आकर कांस्टेंट हुई, फिर ये इस तरह से चलता गया। समझ में आया? इसी तरह से इधर देखो, यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते, है ना, ऐसे सेम टाइम पर ये ऐसे। निखिल भामा समझ में आई बात? निखिल भामा बात समझ में आई क्या? अरे निखिल समझ में आई? ये कंसंट्रेशन आर की है, ये कंसंट्रेशन पी की है। निखिल भामा सुन रहे क्या? तो देखो बेटा, यहां तक तो कंसंट्रेशन क्या हुई बताओ? यहां तक तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, और इसके बाद क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अरे इसके बाद तो कांस्टेंट होगी ना बच्चों, यानी ये वाला जो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूँ क्या, जहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या? बोलो। जहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात की, ये जो मैंने अभी ये वाली जो लाइन बनाई है, क्या ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या? जो मैंने पोजीशन लिख दी, मान लो ए, एक मैंने लिख दी बी, क्या पोजीशन बी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी? क्या पोजीशन बी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं हुई बच्चों बताओ? क्यों नहीं हुई? कंसंट्रेशन क्या नहीं है? बोलो। कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है ना? समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात? अरे बेटा समझ में आई बात? ये बात समझ में आई क्या? जब तक कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होगी ना, तब तक नहीं हो सकता। जब तक कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होगी ना, तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया आपको? बेटा समझ में आया? अब देखो, एक फाइनल लास्ट ग्राफ देखिए। अगर मैं आपको एक लास्ट ग्राफ बताऊं कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या? देखो, क्या मैंने इधर ले ली कंसंट्रेशन और इधर ले लिया बेटा टाइम। अब देखिए, मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ये डिक्रीज होता गया होता गया होता गया, ठीक है, और यहाँ आके ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर देखो, ये इंक्रीज होता गया होता गया, ठीक है, और यहाँ आके फिर ये इस तरह से कांस्टेंट हो गया, हो गया। अब बताओ, क्या मैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूँ क्या? इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकता हूँ? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हैं। डिक्रीज हुई है और कांस्टेंट। तो बोलो बच्चों, ये नहीं कौन बोल रहा है? नहीं कौन बोल रहा है? क्यों नहीं बोल सकते? डिक्रीज होते होते कांस्टेंट होगी ना। अरे बेटा रिएक्टेंट कम भी तो जा सकता है ना। ये क्या हो गई? ये कौन सी स्टेट आ गई? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई कि नहीं आ गई? देखो जैसे अभी मैंने मान लो यहाँ से 10 भेज रहा था मैं, 10 के बजाय मैं 20 भेजना शुरू कर दूं, 20 भी तो भेज सकता हूँ ना। जैसे अभी मैंने यहाँ से 10 भेज, तो मैं इधर से 20 भी तो भेज सकता हूँ ना। तो 20 अगर मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा ना। अरे 20 भी तो जा सकता है ना, 30 भी तो जा सकता है ना, 40 भी तो जा सकता है ना, इधर से जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये तो मैंने एक 10 एग्जाम्पल लेके समझाया। तो ग्राफ समझ में आया बेटा? ये ग्राफ समझ में आया ये? ठीक है बेटा, ओके बेटा, इसको इतना पढ़ना और बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं।